जैसे ही हेवनली सी सिटी फॉग में श्राउड हो गया, वुलुआन एम्पायर के एलाइट ट्रूप्स जो गेट कीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड के पीछे पीछे आए थे वो भी हेवनली सी सिटी में एंटर हो गए। उन्होंने सामने का मैसिव फॉग देखा और तुरंत समझ गए ये ह्यूमंस का पहला सेट किया हुआ टैक्टिकल ट्रैप है। उन्हें कैसे पता चला कि हम इस सिटी पर अटैक करने वाले हैं? जायंट ब्लेड सिल्वर आर्मर ने कंफ्यूजन में पूछा। वो फॉग में रश करने ही वाला था, लेकिन किसी ने तुरंत उसे रोक दिया। ये कुछ सही नहीं लग रहा। ह्यूमन काफ़ी कनिंग होते हैं। अगर उन्होंने इतनी प्रिपरेशन की है तो ज़रूर ये हम पर टारगेट करने के लिए है। अभी अंदर मत जाओ। ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर, जिसके पास स्टॉर्म की एबिलिटी थी, आगे फ्लाई किया और पूरे सिटी को एनवेलप करते फॉग के सामने एक गहरी सांस ली। फिर एक टेरिफाइंग गस्ट ऑफ विंड ब्लो किया। एक ह्यूज स्टॉर्म आसमान से जमीन तक डिसेंड हुआ, एक जायंट ड्रैगन की तरह सर्कल करता हुआ और फिर हेवनली सी सिटी के फॉग में रश कर गया। लेकिन फॉग जो ब्लो होने पर हटना चाहिए था, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये ऑर्डिनरी मिस्ट नहीं है, ये एक एबिलिटी मैनिफेस्टेशन है। ब्लड टाइड सिल्वर आर्मर आगे आया। उसने हाथ फॉग में वेव किया, लेकिन फॉग बिल्कुल मूव नहीं हुआ। क्या ये लाइट है? जायंट ब्लेड ने पूछा। तो अब क्या करें, अंदर चलें? उसके सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले ही एक फियर्स अटैक दूर से आया। एक गोल्डन फ्लेम सीधा उसके बॉडी की तरफ शूट हुआ। जायंट ब्लेड ने तुरंत टर्न किया और एक स्लैश में वो एक्सट्रीमली हॉट फ्लेम को मिड एयर में स्प्लिट कर दिया। फ्लेम्स सी में गिर गए और 10 नॉटिकल माइल्स के रेडियस में सी वाटर बॉयल करने लगे। दूर के आसमान में एक गोल्डन क्रो अपने विंग्स फ्लैप कर रहा था और उसकी आंखों में हेटरेट थी, सीधा जायंट ब्लेड को घूरता हुआ। उसके ऊपर था ब्लैक एम्परर चेन जुआनबा, जो डार्क ग्रीन मिलिट्री यूनिफॉर्म में था, आर्म्स फोल्डेड और आंखों में मर्डरस इंटेंट लिए खड़ा था। और बाकी डायरेक्शन से जॉइंट फोर्सेस के एलियंस जो इस बैटल का इंतजार कर रहे थे, सब अपेयर हो गए। ब्लड टाइड ने विस्पर किया, बहुत बढ़िया, सब आ गए हैं। हमारी सरप्राइज अटैक प्लान इस बार फेल हो गई। लेकिन उसके टोन में कोई इम्पेशंस नहीं थी, क्योंकि इस बैटल में उनका ग्रैंड मार्शल खुद फील्ड में उतर चुका था, तो फेलियर का कोई चांस ही नहीं था। जायंट ब्लेड ने स्नियर किया और अपना ह्यूज स्किमेटर रेज किया। परफेक्ट टाइमिंग, सब आ गए हैं। अब हमें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, एक ही बार में सबको मार दो। एक वॉर और पूरा कंट्री डिस्ट्रॉय। जू ब्लेड ने अपना स्किमेटर रेस किया और दूर आसमान में हान शांजो और चेन जुआनबा की तरफ पॉइंट किया। पिछली बार ये दोनों मेरे हाथों से बच गए थे, इस बार मैं खुद अपने हाथों से इन्हें मारूंगा। ये कहकर वो सीधा उनकी तरफ फ्लाई कर गया और उसका डिप्यूटी कमांडर ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर फ्रॉस्ट क्लोजली उसके पीछे था। ओशन में सी बीस्ट के रोर्स लगातार गूंज रहे थे। शुनवू और कार्टिलस ने सिल्वर आर्मर पहने हुए 4 सी बीस्ट को इंटेंस गेज से घूरा। सी बीस्ट ने कोल्ड स्माइल दिया। ह्यूमंस ने प्रोवोक किया था, तो अब वो अपनी स्ट्रेंथ से प्रूव करेगा कि वुलुआन ट्राइब की डिग्निटी इनवॉल्युबल है। उसने आसमान की तरफ रोर किया और साउंड वेव्स ने सी सरफेस पर स्प्रेड होके एक ह्यूज सुनामी बना दिया जो सब कुछ स्वीप कर गया। कुछ ही पल बाद वो एक एनॉर्मस रेड सी बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया और बूम के साथ सी में गिर गया, सीधा शुनवू और कार्टिलस की तरफ अपने डेप्यूटी के साथ चार्ज करता हुआ। 2 सिल्वर आर्मर्ड वॉरियर्स ने अपने अपोनेंट सेलेक्ट कर लिए थे और ह्यूमन एलियंस ने उन्हें हेवनली सी सिटी के बाहर की एरिया में टैक्टिकली लीड किया। पर्पस क्लियर था, जैंगी और डिकैपिटेशन टीम के लिए गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड को डीले करने का मौका क्रिएट करना। दूसरी तरफ जुएगो और लुओजुओ ने मर्ज करके लॉर्ड ऑफ द सिमेट्री का परफेक्ट फॉर्म ले लिया, लेकिन सामने था स्मोक एक फेरोशियस वज्रा के अपीयरेंस में। और फाइनली न्यूटन और कनेरो ने ब्लड टाइड को लिन हाई सिटी की तरफ अट्रैक्ट किया। सिल्वर आर्मर और उसके मेन को ह्यूमंस का प्लान क्लियरली समझ आ गया था, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके हिसाब से एक मेयर ह्यूमन का उनके ग्रैंड मार्शल से एनिमी बनना एक्सट्रीमली स्टूपिड था। जब सिल्वर आर्मर ब्लड टाइड और ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर माइंड लिन हाई सिटी में आए और सामने न्यूटन और कनेरो का कॉम्बिनेशन था, तो उन्होंने डायरेक्टली मॉकिंगली कहा, चाहे तुम कितना भी रेजिस्ट करो, तुम हमें इस कंट्री को डिस्ट्रॉय करने से नहीं रोक सकते। एंडिंग ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है और वो चेंज नहीं हो सकती। न्यूटन का और लेंसेज के पीछे से ग्रिम लाइट चमकी। तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस किस बात का है? स्ट्रेंथ, एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने सारे कैलकुलेशंस मीनिंगलेस होते हैं। हम वुलुआन लोग तुम ह्यूमंस के लिए गॉड जैसे हैं। शुएन चाओ ने अपना हाथ उठाया और इंडेक्स फिंगर से न्यूटन की तरफ पॉइंट किया।
तुम्हें बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कि तुम्हारा बिहेवियर कितना रेडिकुलस है। न्यूटन ने कुछ नहीं कहा, बस अपना ह्यूज और स्ट्रेंज हैंड कैनन राइट हैंड में रेस किया। माफ करना, मैं एक एथिस्ट हूँ। और ये कहकर उसने ट्रिगर पुल किया और एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग फोर्स तुरंत बर्स्ट आउट हो गई। एपिसिलोन लेवल एलियंस ने अपने अपोनेंट्स चूज कर लिए थे और बाकी हंड्रेड्स ऑफ ब्लू आर्मर्ड एलियंस भी बिल्कुल आइडल नहीं थे। उन्होंने फॉग श्राउडेड हेवनली सीसीटी को देखा और टेरेन एनालाइज करने के बाद एक कैप्टन ने डायरेक्ट जजमेंट दिया, ये टेरेन एनिमी ने क्रिएट किया है। चाहे ये हमारे इनविंसिबल मार्शन को हार्म ना कर सके, हमें लैंड पर एक्ट करना होगा और टाइम के अगेंस्ट रेस करनी होगी। अभी तुरंत सिटी के आसपास के सारे एरियाज क्लीन करो। जो एलियंस डिवाइसेस इस फॉगी एरिया को बनाए हुए हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करो। ये हंड्रेड्स ऑफ एलियंस जिनके पास 9000 प्लस पॉइंट्स हैं, सिर्फ जूनियर सोल्जर्स हैं वूगू आर्मी के। लेकिन ह्यूमन वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देखे तो सॉरी, ये सब इन्वेस्टिगेशन कैप्टन्स लेवल के स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स हैं। एपिसिलोन लेवल म्यूटेंट्स के बिना भी ये पूरा एरिया स्वीप कर सकते हैं। तभी जियाओलिए सामने आया, साथ में हाक्शाओ किंगडम के ऑलमोस्ट सभी 9000 प्लस पॉइंट्स वाले एलियंस के साथ। अब हम ये बैटलफील्ड टेक ओवर कर रहे हैं। जियाओलिए के हाथ में एक ह्यूज ब्लैक गन थी और उसने सब ब्लू आर्मर्ड वॉरियर्स को एक कोल्ड गेज से देखा। उसने अपना गन रेस किया और सामने खड़े ब्लू आर्मर्ड वॉरियर्स पर एम करके ट्रिगर पुल कर दिया। मेटल फ्रेंसी से ब्लेस्ड वेपन्स, चाहे वो ऑर्डिनरी पिस्टल ही क्यों ना हो, पावरफुल फोर्स से बर्स्ट करते हैं। और जब एपिसिलोन क्लास बैटलफील्ड पर अपीयर होती है तो वो बेसिकली एक डायमेंशनलिटी रिडक्शन अटैक होता है। लेकिन जो एक्सपेक्टेड किलिंग थी वो शुरू नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही उसका अटैक गिरने वाला था, एक ह्यूज फिगर अचानक सी से इमर्ज हुआ। उसके बॉडी से ब्लैक लाइट फ्लैश हुई और उसने जियाओलिए का अटैक बाउंस कर दिया। जियाओलिए ने जब उस फिगर को क्लियरली देखा तो उसकी प्यूपिल से श्रिंक हो गई और वो शॉक्ड हो गया। वो ह्यूज बॉडी, वो एक्सक्यूसिट और प्रोक्लिन स्मूथ शेप, ये क्लियरली था आजूरे ड्रैगन जो बैटल में डेड होने की रूमर में था। इस वक्त आजूरे ड्रैगन ने अपना ओरिजिनल अपीयरेंस खो दिया था। वो पूरी तरह ब्लैक हो चुका था और उसका पोस्चर था एक वीक वाटर ग्लेज ड्रैगन गॉड जैसा, विशाल, डिवाइन और टेरिफाइंग। लेकिन उसकी आंखों में थी सिर्फ क्रुएलिटी, कोई भी ह्यूमन इमोशन नहीं। ये देखकर जियाओलियो के चेहरे पर एक अनकंट्रोलेबल एंगर का एक्सप्रेशन आ गया। क्विनलॉन्ग उसकी तरह एक सोल्जर था। एंड ऑफ द वर्ल्ड के बाद के सालों में दोनों ने अपने देश की रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो क्विनलॉन्ग की डेथ इन बैटल एक्सेप्ट कर सकता था, लेकिन उसके डेड बॉडी का एनिमी के हाथों इंसल्ट, ये उसे कभी बर्दाश्त नहीं था। क्विनलॉन्ग, मैं तुम्हें आखिरी बार सी ऑफ करने आया हूँ। उसके हाथ में जो ब्लैक स्पेयर था वो उसकी सुपरनैचुरल पावर से ड्रामेटिकली चेंज हो गई और एक ड्रैगन शेप्ड स्पेयर में ट्रांसफॉर्म हो गया जो उसके आर्म से अटैच था। उसने वो ड्रैगन स्पेयर रेस किया और रोर किया, ब्रदर्स मेरे साथ चलो और इन फॉरेन बास्टर्ड्स को खत्म कर दो। उसका रोर आसमान को हिला गया और हाक्शाओ किंगडम के सभी इलाइट ट्रूप्स हर मेजर रीजन से रोर करते हुए ग्रीन आर्मर्ड एलियंस की ट्रूप्स की तरफ चार्ज कर गए। हेवनली सी सिटी के बैटलफील्ड के सेंटर में होतू ने अपनी एबिलिटी तियानशन दाओ का यूज किया ताकि गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड पर कर्स डाला जा सके। अगर कोई एलियन ब्लैक चैरियट लेवल से नीचे होता और उस कर्स से स्ट्राइक होता तो वो तुरंत कॉम्बैट इफेक्टिवनेस लूज कर देता, लेकिन गेटकीपर ऑफ द हेड्स पर कोई खास असर नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें वॉइड को स्कैन कर रही थी। घोस्ट ट्रेन के इमेज से निकलने के लिए हर डायरेक्शन में एग्जिट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस मोमेंट में वो जैंगी और टीम की नजर में सिर्फ एक हेडलेस फ्लाई था। चाहे वो समझता हो कि वो स्ट्रेट लाइन में फ्लाई कर रहा है, लेकिन असल में वो सर्कल्स में घूम रहा था। सबसे टेरिफाइंग बात ये थी कि ये फॉर्मेशन सिर्फ डायरेक्शंस को नहीं बल्कि अप, डाउन, लेफ्ट, राइट सबको अफेक्ट करता है। चाहे वो आसमान की तरफ ब्रेकआउट करे, कोई फायदा नहीं। ये एक सिंपल ट्रैप फॉर्मेशन है। अगर निकलना है तो पहले घोस्ट ट्रेन के लोगों को मारना होगा और फिर 36 हेवनली गैंग्स जैसे कॉर्नर स्टोन्स को पुल आउट करना होगा। घोस्ट ट्रेन फिर से रीअपेयर हुआ और वॉइड के थ्रू डायगोनली मूव कर रहा था, एक ऐसे तरीके से जो फिजिक्स के लॉस को डिफाई कर रहा था। जैंगी और शेंग दावन फ्रंट में थे, डायमेंशनल गेट और टेलीकिनेसिस बैरियर के साथ डिफेंसिव स्टांस में, और मेन अटैक का जिम्मा था एलेक्शी यानी थंडर गॉड पेरून के हाथ में। ये अंकल जो वीकेंड्स में काफ़ी डल लगते हैं, कभी एक ऑर्डिनरी लंबरजैक थे एक आर्टिक आइस फार्म पे, लेकिन एंड ऑफ द वर्ल्ड के बाद उन्होंने अमेजिंग ग्रोथ अचीव की और अब वो फ्रेमोन्स पैलेस ऑफ द गॉड्स के टॉप फिगर्स में से एक है। घोस्ट ट्रेन का अपीयरेंस एब्रप्ट था।
गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड प्रेडिक्ट नहीं कर पाया कि वो किस डायरेक्शन से आएगा, लेकिन जैंगी और टीम पूरी तरह प्रिपेयर्ड थे। जैसे ही ट्रेन अपीयर हुई, एलेक्सी ने अपने दोनों हाथों में ह्यूज वुड चॉपिंग एक्सेस रेज किए। उसके गले से एक लो बियर लाइक रोर निकला और एक सुपरनैचुरल पावर सर्ज उसके बॉडी से इरप्ट, जो एक इनकम्पैरेबली ब्रिलियंट सिल्वर लाइटनिंग में बदल गया और पूरे घोस्ट ट्रेन में इन्वेलप कर गया। आसमान में बर्स्ट ऑफ थंडर्स गूंज उठे और जो लाइटनिंग स्काई से गिर रही थी वो सीधा उसके रेज्ड एक्स से बैटल एक्स पर लैंड हुई। थंडर ने उसे सबमर्ज कर दिया और उसके बॉडी से अटैच हो गई। उसका बॉडी इतनी तेजी से स्वेल हुआ कि उसका सिंपल कॉम्बैट यूनिफॉर्म तुरंत बर्स्ट हो गया और उसके जॉ ड्रॉपिंग मसल्स रिवील हो गए। ये थी एलेक्सी की एबिलिटी टायरेंट, फाइटिंग नेशन का स्टाइल, सिंपल, हीरोइक और थ्रिलिंग। चाहे सामने हो एक गॉड लाइक एग्जिस्टेंस जिसका सुपरनैचुरल पावर इंडेक्स हो सकता है 40,000 पॉइंट्स, एलेक्सी ने फिर भी बैटल एक्स फियरलेसली स्विंग किया। उसके राइट हैंड का एक्स आसमान से चॉप डाउन हुआ और एक ह्यूज लाइटनिंग एक हाफ मून शेप्ड एक्स ब्लेड में बदल गया, जो सीधा गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड के हेड पर चॉप हुआ। ली चेंगोंग ने जैंगी के पीछे हाइड किया, एक फेटल अटैक कोऑपरेट करने के लिए तैयार, बस एक चांस चाहिए। अगर वो जैंगी के एबिलिटीज के साथ कोऑर्डिनेट करे तो वो एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्नाइपर किल अचीव कर सकता है। उन्हें गेटकीपर को किल करना जरूरी नहीं, उनका गोल सिंपल है, या तो एनफ टाइम डिले करना और हेवेंस पनिशमेंट का इंतजार करना, या उससे पहली बूंद खून निकालना और फिर होतू की पावर से उस पर कर्स डालना। थंडर एक्स के सामने गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड ने अपना सर उठाया और लेफ्ट हैंड से हल्की सी वेव की और वो ह्यूज थंडर एक्स उसने एक हाथ से क्रश कर दिया। एलेक्सी ने फिर अपना लेफ्ट हैंड बैटल एक्स उसके वेस्ट की तरफ स्विंग किया, लेकिन गेटकीपर ने उसे भी एक हाथ से ब्लॉक कर दिया। एलेक्सी की आंखों में एंडलेस एंगर था, उसके लिए ये एक ग्रेट ह्यूमिलिएशन था। उसके आर्म्स जो जैंगी के थाइस से भी डबल थिक थे, उसने थंडर एक्स को वाइल्डली स्विंग किया। इतना हैवी एक्स होने के बाद भी उसके हाथों में आफ्टर इमेजेस छोड़ रहा था। थंडर पूरे बैटलफील्ड में रेज कर रहा था। वायलेंट लाइटनिंग जैसे लाइटनिंग स्नेक्स रोर करते हुए और बाइट करते हुए गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे थे। ली चेंगोंग ने अपने राइट हैंड से नाइफ का हिल्ट टाइटली पकड़ रखा था और वो लाइव पोस्चर में था, काफ़ी देर से स्ट्रेंथ गैदर करता हुआ बस एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा था ताकि वो एक फेटल ब्लो दे सके। लेकिन इस अटैक के सामने गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड थोड़ा एनॉयड लग रहा था। उसने अपने हाथ वेव किए, एक ब्लैक एनर्जी जो उसके बॉडी के सेंटर से निकली तुरंत ऑल डायरेक्शंस में स्वीप कर गई। इनडिस्क्रिमिनेट अटैक, उसने डायरेक्टली एलेक्सी का थंडर शैटर कर दिया और फिर वो घोस्ट ट्रेन की तरफ बढ़ गई। फ्लैश, जैंगी ने तुरंत शाउट किया। घोस्ट ट्रेन तुरंत वॉइड में डिसअपेयर हो गया और किसी और जगह चला गया। लेकिन हेवनली सी सिटी के सेंटर में एक ह्यूज सिंक होल अपेयर हुआ जिसका डायमीटर टेंस ऑफ किलोमीटर्स था। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी जब पूरी हेवनली सी सिटी एक बैरन वेस्ट लैंड बन जाएगी और ह्यूमन सिविलाइजेशन का कोई निशान नहीं बचेगा। जैंगी बस इतना ग्लैड था कि उसने पहले से ही हेवनली सी सिटी फोर्ट्रेस को अपने साथ रख लिया था, वरना चाहे वो बैरियर स्टोन से बना हो वो भी गेटकीपर के अटैक को विथस्टैंड नहीं कर पाता। स्पेस टाइप एबिलिटी यूजर होना सच में अच्छी बात है। गेटकीपर ऑफ द हेड्स के 2-3 अटैक्स फेल हो गए थे, लेकिन वो एंशियस नहीं था। उसने अपनी चिन पिंच की और इंटरेस्ट के साथ कामली एनालाइज किया। वो लोग एस्केप कर गए, है ना? मैं स्पेस बेस्ड नहीं हूँ तो मैं एक्यूरेटली लोकेट नहीं कर सकता कि वो किस डायरेक्शन में गए, तो क्यों ना जो दिख रहा है उसको ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। उसने अपना सर उठाया और अब फॉग में डायरेक्शन ढूंढने की जगह वो क्वाइटली वेट करने लगा नेक्स्ट अटैक के लिए। अब क्या करें? हमारे ऑफेंसिव मेथड्स तो उसके लिए सिर्फ टिकलिंग जैसे लग रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर हम उसे ब्लीड करवा दे तो हम जीत सकेंगे, लेकिन अब तो ये एक ड्रीम लग रहा है। जैंगी ने फ्रॉन करते हुए कहा, स्ट्रेंथ का गैप सच में बहुत बड़ा है। चाहे हमारे पास टाइम और प्लेस का एडवांटेज हो, फिर भी ये अचीव करना मुश्किल है। शेंग दावन ने भी ये एडमिट किया, लेकिन उसने तुरंत ऐड किया, लेकिन अभी के मूवमेंट में कम से कम हमने अपने आप को कम्प्लीटली पैसिव पोजीशन में नहीं डाला है। जब तक वो अभी भी हेवन की पावर से डरे हुए हैं और अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज़ नहीं कर रहे, हमें इस गैप का यूज़ करके उसे ब्लीड करवा देना चाहिए। घोस्ट ट्रेन लगातार हेवनली सी सिटी के वॉइड में शटल कर रही है। असल में ये सिटी के स्कोप के अंदर ही है, ज़्यादा दूर नहीं जा सकती।
अगर ये लिमिट क्रॉस हो गई तो होतू की पावर्स काम करना बंद कर देगी। सिर्फ कर्स की पावर से अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर को रोकना मुश्किल है। चाहे हेवनली गॉड वे का पहला लेवल डायरेक्ट डैमेज ना करे, लेकिन ये पावर रीस्ट्रेंट बहुत क्रूशियल है। अगर ये शैकल्स ना होते तो जैंगी और उसकी टीम के तुरंत मरने की रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती। एक मौका बनाना होगा। अब समझ आ गया है, अगर गेटकीपर को डैमेज देना है तो सिर्फ गाओ चन पे भरोसा करना होगा। जैंगी ने ये कहकर ली चेंगोंग की तरफ देखा। ली चेंगोंग थोड़ा एम्बैरेस्ड लग रहा था, जैसे अपने आप पे उंगली रख के एक बड़ा ब्लैक क्वेश्चन मार्क बना दे। गारंटी हो तो मैं एक्शन लूंगा। उसके गाल से एक ठंडी पसीने की बूंद बिना पता चले बह गई। अगर उसे ब्लैक आर्मर के पास ले जाया गया तो जरा सी चूक में वो तुरंत मारा जाएगा। उस वक्त उनकी जिंदगी सिर्फ जैंगी और शेंग दावन की डिफेंस पे डिपेंड करेगी। जैंगी ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में तीखापन आ गया। चलो शुरू करते हैं। हमें उसे जितनी जल्दी हो सके खून निकालना होगा, वरना अगर उसका पेशेंस खत्म हो गया तो हमारे पास कोई चांस नहीं बचेगा। गेटकीपर ने अब तक अपनी पावर यूज नहीं की है। जैंगी को ये तब समझ आया जब वो नियॉन में जापान के प्रोडक्शन नेस्ट गॉड के साथ लड़ रहा था। जब अंडरग्राउंड क्रिएचर्स सरफेस पे आते हैं तो उन्हें अपनी स्ट्रेंथ लिमिट करनी पड़ती है। अगर ये लिमिट तोड़ दी गई तो एक मिस्टीरियस और पावरफुल फोर्स उन्हें तुरंत मिटा देगी। किसी को नहीं पता ये लिमिट क्या है। इसी वजह से सन गॉड हेवनली थंडर से सीधा मार दिया गया था। जैंगी ने उसे थोड़ा डिले किया था और अब अंडरवर्ल्ड का गेट कीपर रूल्स के बाउंड्रीज को क्लियरली ना समझने के कारण धीरे धीरे अपनी पावर को लिबरेट कर रहा है। इस वक्त जैंगी और उसकी टीम को फुल पावर में जाना होगा। घोस्ट ट्रेन वॉइड से गुजरती है और फिर से गेट कीपर के सामने आने वाली है। जैंगी ने कम्युनिकेशन में कहा, चलो शुरू करते हैं, हमारी टैक्टिस काम करेगी। उन्हें दिखाते हैं सरफेस वर्ल्ड का असली टेस्ट क्या होता है। इस वक्त रात का समय था, आसमान अंधेरा था, लेकिन लिजर्ड मैन सब कुछ क्लियरली देख पा रहे थे। उनकी लाइट सेंसिटिविटी और एडवांस कॉम्बैट आर्मर की वजह से हेवनली सी सिटी के बाहर एक सिल्वर मोटरसाइकिल बर्फ में खड़ी थी। डैंग शिंगतोंग सिल्वर कॉम्बैट यूनिफॉर्म में लंबी बाल हवा में उड़ते हुए मोटरसाइकिल से सहारा लिए खड़ा था, किसी सिग्नल का इंतजार करते हुए। जैंगी का सिग्नल आते ही उसने हल्की सी मुस्कान दी। ठीक है, समझ गया। उसने मोटरसाइकिल से उठकर अंधेरी रात के आसमान की तरफ देखा, फिर मुस्कुराया और धीरे से अपने हाथों को जोड़ लिया। अब वो एपिसलोन के रेल्म तक पहुंच चुका है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ अभी भी फ्रंटल बैटलफील्ड के लायक नहीं है। लेकिन बिग ड्रैगन कैट की दी हुई इन्फो से जैंगी ने उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल आइडेंटिफाई किया इस बैटल में। डैंग शिंगतोंग के हाथों में एक गर्म रोशनी उभरने लगी और उसका पूरा शरीर सिल्वर वाइट हो गया, एकदम स्पॉटलेस जैसे कोई फरिश्ता। रोशनी ने उसके आसपास के अंधेरे को जगमगा दिया। उसने धीरे से अपने हाथ खोले और एक छोटी सिल्वर स्पेयर उसके पाम्स में ऊपर उठने लगी, ब्राइट लाइट एमिट करते हुए। जा तियान डॉक्शिन। डैंग ने अपने हाथ ऊपर उठाए और वो वाइट बॉल, जो छोटी थी लेकिन सॉलिड सब्सटेंस जैसी लग रही थी, आसमान में तेजी से उड़ी और हेवनली सी सिटी के ऊपर हवर करने लगी। रात का समय था, आसमान में कोई चांद नहीं था। छोटी सिल्वर बॉल ने एकदम से सिल्वर लाइट में फटाक से चमक मार दी, जैसे आसमान में एक सिल्वर मून क्रॉस कर रहा हो। इस अचानक रोशनी ने पूरे हेवनली सी सिटी को रोशन कर दिया। आसपास के एरियाज भी जगमग हो गए। सब लोग बिना सोचे समझे अपना सर उठाकर आसमान की तरफ देखने लगे। वुलुआन एम्पायर के एलियंस को समझ ही नहीं आया ये क्या चीज थी, लेकिन न्यूटन, कैटिलस और बाकी लोगों ने एक मीनिंगफुल स्माइल दी। सरफेस लोगों की मलायस महसूस करो लिजर्ड लोग। सिल्वर लाइट एमिट करने वाली छोटी स्पेयर अचानक गर्म हो गई और एक इंस्टेंट में एक बहुत ही ब्राइट और हॉट लाइट फटकर एक्सप्लोड हो गई। सिल्वर मून अब एक ह्यूज स्कॉचिंग सन में बदल गया, आसमान में तेजी से चलते हुए। स्कॉचिंग टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेज
हर डायरेक्शन में स्वीप करने लगे। पहले आसमान में कोई सन नहीं था, लेकिन अब एक सन आ गया है और वो मिड समर के दोपहर से भी ज्यादा गर्म लग रहा था। डैंग शेंगतोंग जमीन पर खड़ा था और उसके शरीर से निकली सिल्वर फोर्स उस सन से एक एथरियल कनेक्शन में बंधी हुई थी। आगे बढ़ो जैंगी, बाकी का काम तुम्हारे हवाले, डैंग शेंगतोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जब ये एक्सट्रीमली हॉट अल्ट्रावायलेट लाइट जमीन पर स्वीप करने लगी तो जितने भी लिजर्डमैन सनलाइट के कवरेज में आए उन्हें लगा जैसे उनका शरीर जल रहा हो। चाहे उन्होंने वुलुआन एम्पायर का सबसे एडवांस्ड यूवी रेजिस्टेंट आर्मर पहना हो, स्ट्रॉन्ग लाइट के एक्सपोजर और आर्मर के वीक पॉइंट्स ने उन्हें ऐसा महसूस करवाया जैसे वो किसी रेजिंग फायर में कदम रख रहे हो। ये क्या है? कई सिल्वर आर्मर्ड वॉरियर्स अपना कंपोजर लूज कर रहे थे। वो अपना सर ऊपर उठाकर उस स्क्रॉचिंग सन को डायरेक्टली देख भी नहीं पा रहे थे। ह्यूमंस पहले से तैयार थे। उनके कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स में स्ट्रॉन्ग लाइट से बचने के लिए मेजर्स थे और गॉगल्स को सन ग्लासेस में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था। डैंग शेंगतोंग का टियानदाओ स्टार हजारों किलोमीटर तक का एरिया कवर कर सकता है। चाहे ये वुगू के एलियंस को डायरेक्टली मार नहीं सकता, लेकिन पूरे बैटलफील्ड पर ह्यूमन वॉरियर्स को एक मैसिव टैक्टिकल एडवांटेज मिला। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड ने सबकॉन्शियसली अपना हाथ ऊपर उठाया, स्पेस से गिरती सनलाइट को ब्लॉक करने के लिए। फॉग थोड़ी लाइट को रोक सकती थी, लेकिन स्कैटर्ड लाइट ने उसे ऐसा महसूस करवाया जैसे वो किसी फर्नेस में खड़ा हो। एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल। ये क्या ट्रिक है, बेकार, गेटकीपर ने स्कोल्ड किया। घोस्ट ट्रेन एक बार फिर से लौट आई। जैसे ही गेटकीपर ने अपना हाथ ऊपर उठाया, जैंगी ने तुरंत अपना अटैक लॉन्च किया। उसने अपना राइट हैंड खोला, क्लॉ में बदला, जैसे सामने वाले को क्रश करना चाहता हो। उसने विशसली चीखा, गॉड्स डोमेन प्योरिफिकेशन। एक मैसिव फोर्स गेटकीपर के सेंटर पे कंसंट्रेट हो गई और तेजी से स्क्वीज करने लगी, जैसे उसके फ्लैश को तोड़कर एक मीट बॉल में कन्वर्ट करना चाहती हो। यह टेरिफाइंग फोर्स गेटकीपर के ऊपर गिरती है। उसका शरीर थोड़ा शेक करता है, मसल्स टेंस हो जाते हैं। अच्छा, तो तुम ऐसे अटैक करते हो, इंटरेस्टिंग, लेकिन ये यूजलेस है। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड हंस पड़ा। उसके लिए ये सब चींटी की तरह लग रहे थे जो उससे डील करने की कोशिश कर रहे थे। जैंगी का एक किलर मूव उस पर लैंड करता है, लेकिन उसके मसल्स का 1 इंच भी डैमेज नहीं होता। जैंगी खुद हंस पड़ा, सॉरी, लेकिन तुम मेरा टारगेट नहीं हो। उसी मोमेंट गेटकीपर ने महसूस किया उसके आर्मर में कुछ टूट गया। उसका राइट आर्म का आर्मर क्लैटर के साथ गिर गया और सनलाइट के एक्सपोजर में आ गया। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड के हाथ का आर्मर सीधा जैंगी के डिवाइन रेल्म प्योरिफिकेशन से छिन्न भिन्न हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे जैंगी ने उम्मीद की थी। वुलुआन एम्पायर के सोल्जर्स इतने पावरफुल नहीं है कि उन्हें फुल बॉडी आर्मर की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन एक मेजर रीजन ये भी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जैंगी ने डीप सी और स्काई में अडेप्ट किया था, ये लोग सरफेस एनवायरनमेंट के लिए फुल्ली अडेप्टेड नहीं है। आर्मर का एक काम ये भी है, उन्हें इस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने में हेल्प करना। जैंगी के लिए गेटकीपर को डायरेक्ट डैमेज देना मुश्किल था, लेकिन आर्मर तोड़ना तो पॉसिबल था, और वैसा ही हुआ। जैसे ही उसका रेड स्किन यूवी रेस के कांटेक्ट में आया, वो तेजी से म्यूटेट होने लगा। स्किन डार्क रेड हो गई और बड़े बड़े पैचेस उभर आए। बस यही चाहिए था, जैंगी ने खुशी से कहा, लेकिन तुरंत ही गेटकीपर के आर्मर का एक हिस्सा एक्सटेंड हुआ और उसके हाथ का आर्मर खुद ब खुद रिपेयर हो गया। लेकिन ये आर्मर तो इंटेलिजेंट निकला, खुद को रिपेयर भी कर लेता है। लेकिन अगर हम मौका पकड़ सके और कुछ और स्ट्राइक्स मार दें, तब सब ठीक हो जाएगा, ली चेंगोंग ने सरप्राइज में कहा। जैंगी ने आईब्रोज फरो किए। अंदर से उसे पता था ऐसे पावरफुल बीइंग को एक ही जगह 2 बार हर्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर भी उसने डिसाइड किया डिवाइन रेल्म प्योरिफिकेशन का सेकेंड स्ट्राइक रेडी हो रहा था, बस एनर्जी गैदर होने का वेट था। लेकिन इस बार गेटकीपर ने उन्हें मौका ही नहीं दिया।
उसने अपने हाथ की तरफ देखा और कामली बोला, तो ये था तुम्हारा प्लान? इंटरेस्टिंग। चींटियों में भी थोड़ी सी अकल होती है, लेकिन मेरे लिए ये काफी नहीं है। उसने अपना सर उठाया और जैंगी और उसकी टीम की तरफ देखा, जो घोस्ट ट्रेन में बैठकर उसके पास से गुजर रहे थे। जैंगी के दिल में एक डेंजर का सिग्नल आया। उसने तुरंत चीख कर कहा, छुप जाओ। होप्पो ने तुरंत अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की और घोस्ट ट्रेन को एक और जगह टेलीपोर्ट कर दिया। गेटकीपर ऑफ हेड्स ने ठंडे लहजे में कहा, इनिशियल टेस्टिंग फेज खत्म हो गया, अब मुझे ये बोरिंग गेम खेलने का कोई शौक नहीं। घोस्ट ट्रेन ने जैंगी और उसकी टीम को एक टैक्टिकल एज दिया था। सरप्राइज अटैक से उन्होंने एनिमी को ऑफ गार्ड पकड़ा, लेकिन एक ही ट्रिक बार बार चलती नहीं और गेटकीपर जैसे पावरफुल बीइंग ने नेचुरली उसकी वीकनेस समझ ली। चाहे घोस्ट ट्रेन एल्यूसिव हो, क्या एक छोटी सी ग्लिम्स काफी नहीं होती अटैक लॉन्च करने के लिए? गेटकीपर ने चारों तरफ देखा। जब डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो सब कुछ ही क्यों ना डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। उसने अपने राइट हैंड उठाया और पाम खोल दी। एक टेरिफाइंग एनर्जी उसके हाथ में कंडेंस होने लगी। एक सॉलिड ब्लैक स्पेयर बन गया, स्टार ऑफ डिस्ट्रक्शन। जैसे ही स्पेयर सॉलिडिफाई हुआ, वो उसकी हाथ से एक कैजुअल फ्लिक के साथ सामने की डायरेक्शन में फायर हो गया। टेरिफाइंग प्रेशर एक फैन शेप्ड पैटर्न में स्प्रेड हो गया। सामने जो भी था सब कुछ खत्म कर दिया। फॉर्मेशन से बनी फॉग ब्रेक नहीं हुई, लेकिन 9 प्लेसेस और 8 फॉर्मेशन में छुपी हेवनली सी सिटी ने एक मैसिव इम्पैक्ट एंड्योर किया। जमीन सीधा टूट गई। डजन्स ऑफ किलोमीटर्स तक शॉक वेव स्प्रेड हो गए और अर्थ वायलेंटली शेक करने लगा। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के 2 मेजर शेल्टर्स में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग जो बचकर भाग रहे थे। टेरिफाइंग पावर के फ्लक्चुएशन महसूस करके सब लोग डर और घबराहट में आ जाते हैं। क्या ये दुनिया खत्म होने वाली है? किसी ने चीख कर कहा, भागो, जिंगहाओ सिटी की तरफ भागो, यहाँ रुकोगे तो पक्का मर जाओगे, जल्दी जल्दी भागो। शेल्टर के सोल्जर्स जोर से चिल्लाए, डरे हुए लोगों को तुरंत निकलने के लिए अर्ज करते हुए। ह्यूमन लाइफ अब घास से भी सस्ती हो गई है, कोई नहीं पूछता जिंदा हो या मर गए। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड का अटैक एक स्टॉर्म की तरह आया। कोई इंटेंशन नहीं था रुकने का। वो मिड एयर में खड़ा था, स्टार ऑफ डिस्ट्रक्शन को लगातार सराउंडिंग स्पेस में फायर करता जा रहा था। ये अल्ट्रा पावरफुल अटैक मेथड उसके हाथों में एक ऑर्डिनरी ब्लो बन गया था। ब्लैक एनर्जी बॉडीज एक के बाद एक रिलीज हो रहे थे। पूरे हेवनली सी सिटी एक इंस्टेंट में होल्स में रिडल्ड हो गई थी। गुड न्यूज़ ये थी, जैंगी और उसकी टीम ने पहले से ही ये इश्यू कंसिडर किया था, इसीलिए उन्होंने गेटकीपर को हेवनली सी सिटी के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट किया। अगर ऐसा ना होता तो उसका अटैक सीधा 36 सेलेस्टियल बीइंग्स को हिट करता और फॉर्मेशन तुरंत कोलैप्स हो जाता। लेकिन ऐसे कंटिन्यू करना सॉल्यूशन नहीं है। ज़्यादा देर नहीं लगेगी उसे प्रॉब्लम समझने में, और फॉर्मेशन ब्रेक डाउन होना सिर्फ वक्त की बात है। शेंग दावन ने गहरी आवाज में कहा, अगर 9 पैलेसेस और 8 टाइग्राम फॉर्मेशन को गेटकीपर को ट्रैप करना है तो उनका कोऑपरेशन ज़रूरी है, नहीं तो 36 सेलेस्टियल बीइंग सिर्फ मेज से उसे कंफ्यूज कर सकते हैं, ट्रैप नहीं कर सकते। अटैक कैसे करें? क्या उसका अटैक ब्लॉक कर सकते हैं? ली चेंगोंग ने फ्रॉन करते हुए पूछा। उसका अटैक एज डिफेंस मेथड एक सिंगल स्ट्राइक को ब्लॉक कर सकता है, लेकिन ऐसे इनडिस्क्रिमिनेट लार्ज स्केल अटैक के सामने उसका आई एम गॉड्स विल पावरलेस हो जाएगा। उनके पास जीतने का चांस तभी है अगर वो गेटकीपर को क्लोज रेंज में ला सके और एक नाइफ स्ट्राइक से उसे हिट कर सके। अगर अब एक्शन ना लिया गया तो सब बेकार हो जाएगा। हमें उसकी वीकनेस जल्दी से ढूंढनी होगी। अगर वो सरफेस इन्वायरमेंट के साथ फुल्ली अडेप्ट हो गया और अपनी फुल स्ट्रेंथ से अटैक करना शुरू कर दिया तो हम सब मर जाएंगे। शेन दावन ने गहरी आवाज में चीखा। जैंगी चुप रहा। अगर ऐसा सिचुएशन सच में आया तो उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन होगा, जितना ज़्यादा लोगों को बैटलफील्ड से निकाल सके निकाल ले। एक और बार ट्राई कर सकते हो।
थोड़ी देर सोचने के बाद जैंगी ने अचानक कहा, घोस्ट ट्रेन लगातार स्पेस नोड्स के बीच शटल कर रही थी ताकि फिक्स्ड एरियाज में ना रहे और गेटकीपर के रडार से बची रहे। सबकी नज़र जैंगी पर थी, सब जानना चाहते थे अब वो क्या करेगा। इस पॉइंट पर जैंगी अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन नहीं कर सकता। ट्राई करते हैं, मुझे नहीं पता मैं उसका अटैक ब्लॉक कर पाऊंगा या नहीं। उसने गहरी सांस ली लेकिन टोन सीरियस था। शेंग दावन और ली चेंगोंग शॉक थे और एलेक्सी ने जैंगी को लंबी नजर से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। लाओ जेंग, ऐसे मजाक मत करो, उसकी स्ट्रेंथ तुमसे कम 10,000 पॉइंट्स ज्यादा है। क्या सच में तुम श्योर हो? एलेक्सी ने कहा। जैंगी कभी बिना कॉन्फिडेंस के लड़ाई नहीं करता। नॉनसेंस का टाइम नहीं है। वैसे भी शेंग दावन ने मुझे टेलीकिनेटिक बैरियर सपोर्ट दिया है और उसका अटैक ब्लॉक करना मेरा काम है। अब वो हमारे ऑफेंसिव मेथड से फेमिलियर हो चुका है। जैसे ही हम अपना सर दिखाएंगे वो तुरंत लॉक कर लेगा। इस मौके का फायदा उठाओ और किसी भी तरह उसे हिट करो। कम से कम उसका आर्मर तो तोड़ना ही होगा। लैंड पे तो बड़ा शार्क भी सिर्फ फिश मीट बन जाता है। जैंगी ने दांत बींचते हुए फियर्सली कहा, गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड चाहे जितना भी पावरफुल हो, नेचर के लॉस को नहीं रोक सकता। उसका ब्लैक आर्मर अगर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए और बॉडी यूवी रेस के एक्सपोजर में आ जाए तो उनके जीतने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तू सच में काफ़ी हिम्मत वाला है। ली चेंगोंग, जो कभी किसी को एडमायर नहीं करता, इस बार जैंगी को सिंसियरली प्रेज करता है। बकवास बंद करो स्काई स्टार, घोस्ट ट्रेन को मूव करने की तैयारी करो। जैंगी के रिस्ट का सिल्वर ब्रेसलेट तुरंत डिफॉर्म हो गया। ट्विस्टेड सिल्वर वाइन्स एक लॉन्ग नाइफ में ट्रांसफॉर्म हो गए। उसका टेल एंड उसके आर्म में इंसर्ट हो गया, उसकी स्ट्रेंथ एब्जॉर्ब करते हुए। समझ गया। घोस्ट ट्रेन के कैब में स्काई स्टार होप्पो कैप्टनसी का माइंड गेटकीपर के सराउंडिंग कोऑर्डिनेट्स पे लॉक हो चुका था। घोस्ट ट्रेन मिड एयर से सीधा अपेयर होती है वॉइड में रंबल करते हुए। जैसे ही ट्रेन अपेयर होती है, गेटकीपर ऑफ हेड्स का वायलेंटली बॉम्बार्ड बॉडी एक मोमेंट के लिए फ्रीज हो जाता है। उसने ना हेजिटेशन दिखाया ना पीछे देखा, बस अपना राइट हैंड राइट साइड में पॉइंट किया। स्टार ऑफ डिस्ट्रक्शन, एक सुपरनैचुरल कैनन जिसमें टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव पावर थी, पूरे स्पेस को चीरता हुआ आगे बढ़ गया जहां घोस्ट ट्रेन अपीयर हुई है। जैंगी ट्रेन के फ्रंट पे खड़ा था, नर्वस भी था लेकिन थोड़ा एक्साइटेड भी। उसने अपनी स्पेशल एबिलिटीज को एक्सट्रीम तक अनलीश कर दिया। उसके राइट हैंड में स्वॉर्ड इन द ट्री एक लो शाउट के साथ एक्सप्लोड हो गया और टिप से फ्लावर की तरह ब्लूम करने लगा। स्वॉर्ड इन द ट्री एक इंस्टेंट में टेंस ऑफ थाउजेंड्स सिल्वर वाइन्स में बदल गया, कम से कम 30 किलोमीटर्स का एरिया कवर करते हुए। एपिसलोन क्लास स्वॉर्ड इन द ट्री अब टेरिफाइंग ग्रोथ रेट और टफनेस के साथ इवॉल्व हो चुका था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक एपिसलोन एलियन ट्रांसफॉर्मेशन है और प्लांट होने के नाते इसकी कंपैटिबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल एक्सट्रीमली हाई है। जैंगी ने लू कैरन से रिक्वेस्ट की थी ये मेटल इंजेक्ट करने के लिए। इससे स्वॉर्ड की टफनेस और शार्पनेस और भी एनहेंस हो गई। स्लेंडर वाइन्स आसमान में तेजी से क्रिस क्रॉस होने लगे और मिलकर एक ह्यूज सिल्वर नेट वीव किया, पूरे घोस्ट ट्रेन के फ्रंट को शील्ड करते हुए। शेंग दावन ने बिना किसी हेजिटेशन के मेंटल बैरियर एक्टिवेट किया जैंगी के नेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। साथ ही जैंगी ने ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स अनफोल्ड किया और रिवर्स टाइम एंड स्पेस एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। सिर्फ एक अटैक ब्लॉक करने के लिए जैंगी को अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही थी। ब्लैक एनर्जी बॉडी ने नेट पे फुल फोर्स से स्लैम किया। नेट का मैसिव लेयर एक इंस्टेंट में डीप सिंक हो गया और हर वाइन एकदम टेंस हो गई। वाइन्स टूटने की आवाज लगातार सुनाई देने लगी। नेट ऑलमोस्ट ब्रेक होने के एज पे था। पूरा स्ट्रक्चर एक्सट्रीम स्ट्रेच में था, जैसे किसी मोमेंट भी कोलैप्स हो जाए। लेकिन सिर्फ 2 सेकेंड्स के स्टेलमेट के बाद नेट ने गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड का फुल फोर्स अटैक झेल लिया। गेटकीपर खुद शॉक था, उसकी आंखों में सरप्राइज चमक गया। अब करो। जैंगी ने अपनी एनर्जी का मैसिव चंक ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया था। अब बारी थी ली चेंगोंग और एलेक्सी की।
घोस्ट ट्रेन ने इस मौके का फायदा उठाया वॉइड के थ्रू ट्रैवल करते हुए, जो पहले 4-5 किलोमीटर दूर थी, अब एक इंस्टेंट में गेटकीपर के 1 किलोमीटर के रेडियस में आ गई। अब ली चंगोंग की स्वॉर्ड गेटकीपर के बॉडी को कट कर सकती थी और एलेक्सी का बैटल एक्स थंडर स्ट्राइक करने के लायक था। एलेक्सी की आंखों में सिल्वर लाइटनिंग रेज कर रही थी। थंडर टायरेंट ने अपना बैटल एक्स हाई रेस किया और अपना स्ट्रॉन्ग आर्म्स, जो जिंदगी भर लकड़ी काटने में लगे थे, उससे रोरिंग थंडर के साथ एक्स को गेटकीपर के हेड पे ला दिया। गेटकीपर की आंखें नैरो हो गई। एलेक्सी का टाइमिंग परफेक्ट था, बिल्कुल उसी मोमेंट पे जब गेटकीपर ने अपना मूव किया। लेकिन गेटकीपर ने भी मूव नहीं किया। उसके शरीर से एक टेरिफाइंग डार्क लाइट का स्पेयर बर्स्ट हुआ, हर डायरेक्शन स्वीप करता हुआ। मीटियोरॉइड। ब्लैक लाइट ने एलेक्सी के लाइटनिंग एक्स को ब्लॉक कर दिया। बैटल एक्स डार्क स्पेरिकल एनर्जी पे चॉप हुआ। दो पावरफुल फोर्सेस वायलेंट फाइट हुए, लेकिन एलेक्सी की स्ट्रेंथ और गेटकीपर की पावर में अब भी बहुत बड़ा गैप था। थंडर एक्स सिर्फ हाफ सेकंड में शैटर हो गया। एलेक्सी और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। उसका अटैक इग्नोर हो गया, ये उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तुरंत अपना लेफ्ट हैंड से एक और चॉप मारा। 2 थंडर स्ट्राइक्स तियांगशिंग एनर्जी पे हेविली हिट हुए, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। उल्टा उसका थंडर भी इंस्टेंट में शैटर हो गया। और उसी मोमेंट एलेक्सी ने एक सरप्राइजिंग मूव किया। वो सच में घोस्ट ट्रेन के टॉप से सीधा गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड की तरफ लीप कर गया। ये एक्शन ने शेंग दाओवेन और उसके कंपेनियंस को सीधा शॉक कर दिया। सब जानते थे अगर घोस्ट ट्रेन का प्रोटेक्शन चला गया तो गेटकीपर के सामने खुद को एक्सपोज करना मतलब सुसाइड करना है। लेकिन वो नहीं समझ पाए ये एलेक्सी का फाइटिंग स्टाइल है। आगे बढ़ो, मौत से टकराओ। एक फाइटिंग नेशन का मेंबर होने के नाते वो कभी मौत से नहीं डरता और पावरफुल एनिमीज के सामने कभी डरपोक जैसा नहीं करता। एनिमी जितना भी स्ट्रांग हो, एलेक्सी उतना ही क्रेजी हो जाता है। ये है उसकी टायरेंट एबिलिटी का ओरिजिन। एक टेरिफाइंग लाइटनिंग बोल्ट आसमान से गिरा। एलेक्सी ने रोर किया। उसकी आंखों में इंटेंस लाइटनिंग और रेज भरा हुआ था। उसने अपने बैटल एक्स को स्ट्रॉन्ग आर्म्स में उठाया और दोनों एक्सेस से गेटकीपर पे चॉप मारा। थॉर लेवल फुल स्ट्रेंथ अटैक, डायरेक्ट डार्क स्टार, गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड पे हिट हुआ। जैंगी और शेंग दाओवेन ने क्लियरली देखा एलेक्सी के लाइफ थ्रेटनिंग अटैक ने गेटकीपर के अनस्टॉपेबल डिफेंस का एक कोना तोड़ दिया। लेकिन इस ब्लो के बाद एलेक्सी खुद भी ठीक नहीं था। फोर्स का मैसिव बैकलैश उसके शरीर को एक ब्रोकन काइट की तरह हवा में उड़ा गया और उसके मुंह से खून फूट पड़ा। जैंगी ने चिल्लाया, अब करो। शेंग दाओवेन ने अपना राइट हैंड उठाया और टेलीकिनेसिस से एलेक्सी के बॉडी को घोस्ट ट्रेन की तरफ ड्रैग किया। एलेक्सी का एक्शन रेकलेस नहीं था। वो जैंगी की तरह एक मौका क्रिएट कर रहा था। वो परफेक्ट ओपनिंग जिसमें ली चेंगोंग बिना प्रेशर के शूट कर सके। सब में सिर्फ ली चेंगोंग की अनस्टॉपेबल एबिलिटी ही गेटकीपर को सच में हर्ट कर सकती है। जैंगी और एलेक्सी ने गेटकीपर के 2 अटैक्स ब्लॉक किए और जब ली चेंगोंग के पास एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी थी जिसे मिस करना अलाउड नहीं था, ली चेंगोंग ने लाई स्टांस के लिए काफी देर से तैयारी की थी और जैसे ही स्वॉर्ड शीथ से निकली वो एक स्नो वाइट स्ट्रीक की तरह गेटकीपर के बॉडी की तरफ रश कर गई, सेंट्रल एक्सिस पे एम करते हुए, जैसे उसे बीच से 2 हिस्सों में स्प्लिट करना चाहती हो। इस मोमेंट पर गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड ने पहली बार डेंजर महसूस किया। उसके लिए ये अनबिलीवेबल था। ये वीक ह्यूमंस उसे हर्ट कैसे कर सकते हैं। लेकिन ब्लेड लाइट जो उसके बॉडी के पास इंस्टेंट में आ गई थी, उसका मोमेंटम ऐसा था जैसे सब कुछ टुकड़ों में काट दे। गेटकीपर अभी जैंगी और एलेक्सी के अटैक से डील कर चुका था। उसका बॉडी अभी नॉर्मल कोपिंग पोस्चर में वापस नहीं आया था और तभी जब ब्लेड उसके बॉडी से टकराने ही वाली थी, उसने एक मूव किया। मिड एयर में उसने अपने बॉडी को जेंटली साइडवेज टर्न किया। ली चेंगोंग का नाइफ फास्ट था, लेकिन गेटकीपर का मूवमेंट उससे भी फास्ट निकला, इतना फास्ट कि कोई उसका फिगर क्लियरली देख भी नहीं पाया और ब्राइट नाइफ लाइट सिर्फ उसके पास से पास हो गई। आई एम द विल ऑफ हेवन, आई कैन कट ऑल अटैक्स। लेकिन सब फेल। जैंगी और बाकी लोगों की प्यूपिल्स श्रिंक हो गई।
उसकी आंखों में अनस्पीकेबल रिग्रेट और हेल्पलेसनेस भर गया। एलेक्सी, जो डेस्परेटली फाइट कर रहा था, सीरियसली इंजर्ड था और खून के साथ कफ करता हुआ, ये सीन देखकर बिल्कुल हेल्पलेस हो गया। स्ट्रेंथ का गैप सच में बहुत बड़ा था। गेटकीपर की एबिलिटी सिंपल और प्लेन थी, कोई फ्लैशी मूव्स नहीं, लेकिन सिंप्लिसिटी ही सबसे डेंजरस थी। उसके पास ऑलमोस्ट कोई वीकनेस नहीं थी, चाहे क्लोज कॉम्बैट हो या लॉन्ग रेंज अटैक, हर मोड में वो टेरिफाइंगली परफेक्ट था। वो फेटल ब्लो को एक हेयर्स ब्रेथ से डॉज कर गया। सबके दिल में होपलेसनेस और पावरलेसनेस का फील छा गया। ऐसे अपोनेंट से लड़ना कैसे पॉसिबल है? जैंगी का हर्ट हैवी हो गया। क्या अब मुझे वो लास्ट ट्रिक यूज करनी पड़ेगी? लेकिन क्या वो मूव सच में इस मॉन्स्टर को खत्म कर सकती है? अगर वो फेल हो गई तो पूरा हाक्शा किंगडम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस मोमेंट में एक क्रिस्प साउंड सबका अटेंशन खींच लेता है। जैंगी ने तुरंत ऊपर देखा। गेटकीपर के आर्मर में क्रैक आ गया था। नहीं, एग्जैक्टली देखा जाए तो उसके चेस्ट का आर्मर नीटली कट हो गया था और जमीन पर गिर गया। हम फेल नहीं हुए, वो पूरा ब्लो डॉज नहीं कर पाया, शंतावल ने एक्साइटेडली कहा। बस थोड़ा और, एक बूंद खून गिर जाए तो हमारी जीत है। ली चेंगोंग एक्साइटेडली हंस पड़ा। गेटकीपर ऑफ हेड्स ने अपने ब्रोकन ब्रेस्ट प्लेट की तरफ देखा। एक बड़ा हिस्सा नीटली कट हो चुका था और सेल्फ रिपेयर फंक्शन अब इंडेफिनिट नहीं चल सकता क्योंकि मटेरियल्स लिमिटेड हैं। हर कोई जैंगी नहीं है जो स्पेयर कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स का पूरा अर्सेनल कैरी करता हो। आसमान से स्ट्रॉन्ग अल्ट्रा वायलेट रेज उसके चेस्ट पे शाइन कर रही थी। उसकी स्किन विजिबली म्यूटेट होने लगी, जैसे कोई इंसान वोल्केनो के क्रेटर पे खड़ा हो। चाहे बेस्ट फिजिकल फिटनेस हो, बायोलॉजिकल लिमिट्स के आगे एक्सट्रीम हीट का रिएक्शन अनअवॉइडेबल है। इसीलिए वुलवान ट्राइब का टॉप स्ट्रॉन्ग मैन भी यूवी फील्ड इन्वायरमेंट के साथ फुल्ली अडेप्ट नहीं हो सका। गेटकीपर अचानक फ्यूरियस हो गया। उसने अपना सर उठाया और जैंगी और बाकी लोगों की तरफ देखा। उसकी आंखों में नेकेड मर्डरस इंटेंट था। उसने अपना राइट फिस्ट उठाया और 1 किलोमीटर दूर से एक प्लेन ऑर्डिनरी पंच मार दिया। लेकिन ये पंच डिस्ट्रक्टिव पावर से भरा हुआ था, अनइमेजिनेबल माइट और हाउलिंग स्टॉर्म के साथ घोस्ट ट्रेन की तरफ ब्लास्ट होता हुआ। इस मोमेंट में गेटकीपर ने डेथ का क्राइसिस जैंगी और टीम के दिलों पे छा गया था। चारों को लगा जैसे हवा कंप्रेस होकर एक बॉल बन गई हो। उनके थ्रोट्स में एक्सट्रीम इरिटेशन था, सांस लेना मुश्किल हो गया। घोस्ट ट्रेन के अंदर हो तू अपनी सीट पे अब ब्राइट बैठी थी। उसकी आंखों में शार्पनेस थी। उसने अपना क्रेविंग नाइफ साइड में रखा और लो वॉइस में कहा, शूरा दाओ। घोस्ट ट्रेन के सेंटर से 6 रेल्म्स ऑफ रीइंकार्नेशन का रेल्म कंप्लीटली ओपन हो गया। डार्क वर्ल्ड में 2 फिगर्स अपीयर हुए, एक टॉल, एक शॉर्ट, एक फैट, एक थिन। ये थे उसके लेटेस्ट शूरा पपेट्स, शैडो और डिस्ट्रॉय हॉल। हो तू के हाथों से मारे गए लोग उसके रीइंकार्नेशन में ले लिए जाते हैं। उनकी एबिलिटीज और कॉम्बैट पावर रेप्लिकेट होती है और समन किए जाते हैं बैटल के लिए। शैडो और मेतांग अपीयर होते ही घोस्ट ट्रेन के पाथ को ब्लॉक करते हैं। शैडो ने अपना हाथ उठाया और हंड्रेड्स ऑफ शैडो जायंट समन्स किए। मेतांग ने दोनों हाथों से अपनी सुपरनैचुरल पावर्स गैदर की और डिस्ट्रक्शन एनर्जी कैनन कंडेंस की गेटकीपर से लड़ने के लिए। एक डैजलिंग लाइट फ्लैश होती है और दोनों शुराज डायरेक्टली वाइप आउट हो जाते हैं। लेकिन उनकी अपीयरेंस ने जैंगी और टीम के लिए अटैक का मेजर पोर्शन ब्लॉक कर दिया और बाकी का आफ्टर मैच जैंगी और शेंगदावन ने रिजॉल्व कर लिया। घोस्ट ट्रेन एक बार फिर वॉइड में घुस गया और बैटलफील्ड के एक नए जोन में ट्रैवल कर गया। मेन बैटलफील्ड का डेंजर बाकी लोगों के लिए सोचना भी मुश्किल है, लेकिन अब पूरे बैटलफील्ड पर किसी के पास ये आराम नहीं है कि वो दूसरों की जिंदगी और मौत की चिंता करे। हर वॉरियर अपने अपने पावरफुल और डेंजरस अपोनेंट से लड़ रहा है। सी शोर से लेकर लैंड तक हर जगह फियर्स बैटल हो रही हैं। लियांग यू और फ्लावर अभी भी स्टैंड बाय पर है। वो हेवनली सी सिटी के एच पर पोजीशन्ड है। चाहे हर तरफ लड़ाई इंटेंस हो, उन्होंने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया।
ये सब जैंगी के दिए गए टास्क का हिस्सा है। तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी बैटल का आउटकम डिसाइड करने लायक नहीं है, स्पेशली जब सामने ब्लैक चैरियट लेवल एलियंस हो। बेस्ट टाइम टू एंटर तब होगा जब बैटल एक सर्टेन स्टेज तक पहुंच जाए, तब तुम एक्शन ले सकते हो और पूरे बैटलफील्ड का रिवॉर्ड रीप कर सकते हो। जैंगी ने यह कहकर अपनी नाक को सबकॉन्शियसली टच किया। थोड़ा कनिंग लग रहा था, लेकिन उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल फ्रैंक था। अगर हम ये बैटल जीत गए तो हमें हाई लेवल एलियन ओरिजिन्स का बड़ा स्टैश मिलेगा कि चीज़ें यूजुअली मिलती नहीं हैं। ह्यूमन वर्ल्ड में एपिसलोन्स लिमिटेड हैं, तुम्हारे लिए इतने ओरिजिन्स कहाँ से लाएंगे? इसीलिए तुम्हें क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी देखना सीखना होगा। अगर तुम ये मौका पकड़ लेते हो तो ना सिर्फ फाइट का चांस मिलेगा, बल्कि तुम्हारी ग्रोथ भी एक्सेलरेट हो जाएगी। ये था जैंगी का प्लान। इसीलिए लियांग यू और फ्लावर एक मोबाइल फोर्स के रूप में अभी तक एक्शन में नहीं आए। वो अपनी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं और बैटलफील्ड के सबसे क्रिटिकल मूवमेंट का वेट कर रहे हैं। बाकी बैटलफील्ड्स में अपोनेंट्स मोस्टली ओल्ड राइवल्स हैं और सब एक दूसरे की कैपेबिलिटीज से अच्छी तरह वाकिफ है। इसीलिए बैटल सिचुएशन स्टेलमेट में है, कोई भी किसी को शॉर्ट टाइम में डिफीट नहीं कर सकता। जब हाक्शाओ किंगडम की फुल पावर मोबिलाइज होती है और स्पेस बेस्ड वेपन्स और तियानवे कैनन्स दोनों यूज किए जाते हैं, तो चाहे ब्लैक चैरियट लेवल एलियंस कम हो, होम एडवांटेज के साथ वो वुलुआन एम्पायर के एलियन ट्रूप्स के अगेंस्ट इक्वल फाइट कर सकते हैं। लेकिन वुलुआन एम्पायर के एलियन ट्रूप्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ एक चीज का वेट कर रहे हैं कि उनका ग्रैंड मार्शल कोलिएशन की सबसे पावरफुल एलियंस को मार दे और फिर पूरे बैटलफील्ड को स्वीप कर ले। जैंगी और उसकी टीम ने घोस्ट ट्रेन का यूज करके एक बार फिर से इनविजिबिलिटी एक्टिवेट कर ली। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड, जिसका आर्मर अब टूट चुका था, अब फाइनली एनॉयड महसूस करने लगा। मैं तो ये सोच के आया था कि सब कुछ खत्म कर दूंगा, पूरे ह्यूमन किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, लेकिन अब तक तो वो बस अपोनेंट के रिदम में ही फंसे जा रहा है। ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ होने के बावजूद वो तुरंत विक्ट्री अचीव नहीं कर पा रहा है। आर्मर डिस्ट्रॉय होने के बाद उसका बॉडी यूवी एक्सपोजर में आ गया और वो एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा था। उसने अपने फिस्ट क्लेंच किए और सराउंडिंग पे वायलेंट इनडिस्क्रिमिनेट बम्बार्डमेंट शुरू कर दिया। अगर ये पेस कंटिन्यू रहा तो वो पूरे हेवनली सी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा और सिटी के एज तक पहुंच जाएगा। वहां बस एक कैजुअल अटैक से 36 हेवनली गैंग्स तुरंत खत्म हो जाएंगे और 9 पैलेसेस और 8 टाइग्राम फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर क्रैक हो जाएगा। जैंगी और उसकी टीम एक और जोन में फ्ली कर गए, लेकिन अभी भी हेवनली सी सिटी के स्कोप के अंदर ही थे। सबसे पहला काम एलेक्सी को मेडिसिन इंजेक्ट करना। जैंगी ने जो कीर को शैडो स्पेस से बुलाया और एलेक्सी का ट्रीटमेंट शुरू करवाया। ये पोर्टेबल हीलिंग एबिलिटी ट्रूली एनविएबल है। ली चेंगोंग ने सीक्रेटली जैंगी को कम्युनिकेशन पे मैसेज भेजा, जैंगी अगर ये बैटल हम हारे तो मुझे लेके निकलना, जब तक जिंदा हो फायरवुड की कमी नहीं होती। ली चेंगोंग बेवकूफ़ नहीं था, उसने सिचुएशन को जल्दी समझ लिया। जैंगी ने उसकी तरफ देखा और कुछ नहीं बोला। जस्ट किडिंग, उस वक्त प्रायोरिटी होगी अपनी और अपने कंपेनियंस की जान बचाना। ली चेंगोंग, वो मूड पे डिपेंड करता है। शेंग दावन ने कहा, गेट कीपर क्लियरली गुस्सा हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हम जो कर रहे हैं वो काम कर रहा है, बस थोड़ा और हम उसे ब्लीड करवा देंगे। तो अब हम ये टैक्टिक कंटिन्यू करते हैं। जैंगी ने बिना हिचकिचाए कहा, लेकिन ये मुश्किल होगा। उसने पेशेंसली एक्सप्लेन किया, उसकी स्ट्रेंथ अब तक जितनी दिखी है वो उससे ज़्यादा पावरफुल है। उसका वो एक पंच बिल्कुल मार ही चुका था। वो मिस्टीरियस रूल से डर रहा है, इसीलिए फुल पावर यूज नहीं कर रहा। लेकिन अगर उसने रिस्क लिया और अपनी रियल पावर अनलीश की तो हम सब मिलके भी उसका अटैक शायद ना रोक पाए। जैंगी ने ये कहते हुए एलेक्सी की तरफ देखा, जो अभी भी रिकवरी में था। उसका शरीर गेटकीपर के अटैक का सबसे पहला टारगेट बना था और वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड था। जैंगी ने खुद भी सिर्फ इस शॉर्ट बैटल में अपना 1/3 डायमेंशनल गेट लूज कर दिया है और उसके बॉडी का काफ़ी स्पेशल एनर्जी ड्रेन हो गया है। अब उसे फाइट के बीच में खाना खाना पड़ रहा था
ताकि एनर्जी रिप्लेनिश हो सके, क्योंकि उसे स्वॉर्ड इन द ट्री का कंजम्पशन भी सस्टेन करना था। अब तक की फाइट सिर्फ 3 मिनट चली है। तियान वे के इफेक्ट का इंतजार करने से बेहतर है अपनी जान बचाने का प्लान सोचना। गेटकीपर ऑफ हेड्स को ज्यादा देर तक होल्ड करना मुश्किल है, लेकिन रिट्रीट बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर वो पीछे हट गए तो हेवनली सी सिटी में जो टॉप एलियंस इकट्ठा हुए हैं वो सब मार दिए जाएंगे और वुलवान एम्पायर के ट्रूप्स और रीजन के कोर एरियाज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। हाक्शॉ किंगडम कंप्लीटली बर्बाद हो जाएगा। कितना एबनॉमिनल है ये, ली चेंगोंग ने दांत बीचते हुए गुस्से में कहा। काश मैं गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव यूज कर पाता। वो मैनकाइंड का सबसे पावरफुल वेपन है। वो हर वॉर की शुरुआत में यूज किया गया था, लेकिन गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड पे कोई असर नहीं हुआ। इससे ये क्लियर हो गया उनके पास ऐसे मीन्स हैं जो इस लेवल के अटैक को रेजिस्ट कर सकते हैं। ऐसे दुश्मन से कैसे लड़ा जाए जिसे गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव भी ना मार सकता है, ली चेंगोंग ने कहा। हमें एक सेकंड चांस क्रिएट करना होगा ताकि गाओचन की स्वॉर्ड उसे हिट कर सके, शन दावन ने कहा। जैंगी ने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन वो बहुत फास्ट है। अब वो गाओचन की एबिलिटी के अगेंस्ट गार्ड में है। नेक्स्ट टाइम टैक्टिक एग्जीक्यूट करना और भी मुश्किल होगा, लेकिन ट्राई तो करना ही होगा। सब लोग एंडलेसली आर्ग्यू कर रहे थे, क्योंकि ये बैटल सिर्फ हाक्शॉ किंगडम के लिए नहीं, पूरे ह्यूमन रेस के लिए क्रूशियल थी। कोई भी केयरलेस होने की हिम्मत नहीं कर सकता। जैंगी ट्रेमेंडस प्रेशर के नीचे कंप्लीटली काम नहीं हो पा रहा था। तभी एक आवाज उसके कानों में गूंज उठी, ब्रदर शांत हो जाओ। यांग शिनशिन की कूल, जेंटल और प्लीजेंट वॉइस जैंगी के कंफ्यूज्ड माइंड को ग्रेजुअली क्लियर करने लगती है। शिनशिन, कोई अच्छा सजेशन है? यांग शिनशिन हमेशा ऑब्जर्व करती रहती है। वो जैंगी का ब्रेन है और हमेशा उसे एक्सीलेंट प्लान्स प्रोवाइड करती है। यांग शिनशिन ने आराम और तेजी से कहा, गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, कम से कम 40,000 पॉइंट से ऊपर। पूरे स्ट्रेंथ के टर्म्स में वो तुम्हारे लेवल से बहुत पार है। चाहे तुम्हारी इनिशियल टैक्टिक्स सक्सेसफुल रही हो, उन्होंने उसे रियल डैमेज नहीं दिया है, सिर्फ थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट किया है। लेकिन जितना आगे जाओगे सक्सेस के चांसेस उतना कम होंगे और डेथ के रिस्क भी बढ़ जाएंगे। सब कुछ स्ट्रेंथ की कमी से आता है। यांग शिनशिन की आंखों में एक सोलोमन शाइन थी। ऐसे एब्सोल्यूट पावरफुल एनिमी के सामने वो अपना कैजुअल एक्सप्रेशन मेंटेन नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी उसने अपना माइंड क्लियर रखा, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में ब्लाइंडली रिएक्ट करना टास्क कंप्लीट होने के चांसेस कम कर देता है। ली चेंगोंग पे रिलाई करना मुश्किल है, वो सिर्फ बैकअप प्लान हो सकता है। इसीलिए हमें गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव यूज करना होगा। जैंगी ने फ्रॉन किया, मुझे पता है, लेकिन डेथ ऑफ लव का यूज उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। यांग शिनशिन ने सर हिलाया, ऐसा नहीं है भाई, तुम्हारी डिवाइन रेल्म प्योरिफिकेशन उसका आर्मर शैटर कर सकती है, तो वो गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव के अटैक में बिल्कुल अनस्केथड कैसे रहा और अपने आदमियों को प्रोटेक्ट कैसे किया? जैंगी की आंखों में रोशनी चमक गई। तुम कह रही हो उसने कोई स्पेशल टूल यूज किया? यही तो कोर प्रॉब्लम है। डिस्ट्रिक्ट को इस एस्पेक्ट पे इन्वेस्टिगेशन करने दो, यांग शिनशिन ने कामली कहा। मैं ऑलरेडी मैन युआनजुन से कांटेक्ट कर चुकी हूँ और उनसे कहा कि वो हेवनली सी सिटी के सी एरिया में गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव के एक्सप्लोजन के बाद एनर्जी फ्लक्चुएशन एनालाइज करे। उसने एक गहरी सांस ली और अब अटैक करने के बजाय, भाइयों अपना टेम्पर कंट्रोल करो और पहले डिफेंस करो। जैंगी ने थोड़ा सोचा, शिनशिन अगर तुम अपनी एबिलिटी यूज करो तो तुम मुझसे कितनी देर तक कंट्रोल कर सकती हो? यांग शिनशिन ने डिसिसिवली जवाब दिया, कंट्रोल टाइम टारगेट की विल पावर पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि अब तक की इंटेलिजेंस से पता चला है कि अपोनेंट के पास एक्सट्रीमली रिच कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। चाहे उसे मेरी एबिलिटी के बारे में पता ना हो, मेरी एंजल ऑफ डिजायर का एरो उसके बॉडी तक नहीं पहुंचेगा। जैंगी समझ गया था कि यांग शिनशिन ने जो कहा उसमें कोई गलत नहीं था। अब उनके पास अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं था, इसीलिए यांग शिनशिन अपनी पावर्स का यूज भी नहीं कर सकती थी।
जैंगी ने बाकी सबको बताया कि यांग शिनशिन ने क्या कहा, फिर बोला, अब हम सिर्फ वक्त को डीले कर सकते हैं, फिर एक मौका ढूंढना होगा ताकि डेथ ऑफ लव का यूज करके उसे चोट पहुंचा सके। ली चेंगोंग ने जैंगी की तरफ देखा, थोड़ा हैरान होकर बोला, कियोस, क्या तुम पागल हो गए हो? डेथ ऑफ लव? अगर हम उसे लॉन्च कर भी ले तो इतना बड़ा डिस्टरबेंस होगा कि सामने वाला तुरंत डिटेक्ट कर लेगा। तुम्हें याद नहीं पिछली बार डेथ ऑफ लव अटैक को उसने कैसे ब्लॉक किया था? जैंगी ने उसकी आंखों में सीधा देखा और शांत लेकिन जज्बात भरी आवाज में बोला, मुझे याद है, बिल्कुल याद है, पर यह भी मत भूलो कि मैं कौन हूं। मुझे पता है कैसे उसे सरप्राइज करना है। जैंगी के कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन को देखकर ली चेंगोंग चुप हो गया। ठीक है, तो फिर हम सेकंड कॉम्बैट प्लान इंप्लीमेंट करेंगे। वक्त डिले करो और फिर वेट करो उस हेवनली पनिशमेंट का जिसका कियोस ने जिक्र किया था, शेन दावन ने कहा। उसके दिल में भी डर था क्योंकि उसने कभी वो हेवनली पनिशमेंट देखा नहीं था, लेकिन जैंगी अब ऐसी बातों पर मजाक नहीं कर सकता था, इसीलिए सबने उसकी बात मान ली। लिन हाई सिटी। न्यूटन और कनेरो ने ब्लड टाइड और उसके नन यूजर्स को यहाँ तक ल्योर किया था। ब्लड टाइड और थॉट अभी समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए लिन हाई सिटी में घुसे ही थे कि अचानक उनके पैरों के नीचे से फ्लेम्स फूट पड़ी। न्यूटन ने जो एक्सप्लोजिव्स पहले से एरिया में रखे थे सब एक साथ ब्लास्ट हो गए। दोनों फिगर्स को पूरी तरह ढक दिया गया। कनेरो ने कोस्ट के पास खड़े होकर वायलेंट एक्सप्लोजन को देखते हुए न्यूटन से कहा, इस लेवल का ब्लास्ट उसको ज्यादा डैमेज नहीं करेगा, इफेक्टिव डैमेज पहुंचाना मुश्किल है। न्यूटन ने शांत चेहरे के साथ जवाब दिया, मुझे पता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इम्पैक्ट हुआ तो भी हमारी जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। स्पेशली, उसने अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई, हम जल्द ही पावरफुल रीइंफोर्समेंट्स रिसीव करने वाले हैं, तब ये तरीका बहुत इफेक्टिव होगा। हेवनली सी सिटी वही जगह थी जहां से उसने ये वॉर स्टार्ट करने का प्लान बनाया था, इसीलिए वो पहले ही उसके आसपास बैटलफील्ड इंस्पेक्ट करने आ गया था। उसके एनालिसिस के हिसाब से मेन बैटलफील्ड इसी रीजन में होने वाला था और अब सब कुछ कैलकुलेशन के मुताबिक ही हो रहा था। मैथमेटिक्स कभी झूठ नहीं बोलती। उसने अपने ग्लासेस एडजस्ट किए और तभी दैंग शेंगतोंग का ह्यूज तियानदाओ स्टार आसमान में चमक उठा। तेज अल्ट्रावायलेट लाइट ने लगभग 1000 माइल्स तक एरिया को रोशन कर दिया था, खासतौर पर लिन हाई सिटी के आसपास जहां लाइट की इंटेंसिटी एबनॉर्मल थी। एक्सप्लोजन के बीच से ब्लड टाइड और थॉट दोनों बाहर उड़े और उनकी आर्मर सच में कुछ हद तक डैमेज हो गई थी। उन्होंने ट्रैप पहले से लगाया हुआ था। मुझे ये जानकर हैरानी होती है, उन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ लड़ेंगे? शायद उन्होंने हर पोटेंशियल बैटलफील्ड पे ऐसे ट्रैप्स सेट किए होंगे। ब्लड टाइड और थॉट के बीच एक तेजी से डायलॉग बाजी चला। इस वक्त आसमान में जो तियानदाओ स्टार उभर कर आया था, उसके निकलते ही उनके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, जैसे कोई इंसान ऑक्सीजन डेफिशिएंट एरिया में चला गया हो। चक्कर आना, सांस लेने में दिक्कत, सब कुछ उतना ही रियल लग रहा था। उनके बॉडी आर्मर टफ जरूर थे, लेकिन आखिर वो भी एक टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट ही था। वो बड़े एक्सप्लोजन को ब्लॉक कर सकता था, पर इस प्रोसेस में खुद भी डैमेज हो गया था। इसका मतलब था अब वो पावरफुल अल्ट्रावायलेट रेस को पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर पा रहे थे। मैच की शुरुआत से ही न्यूटन ने टेरेन का एडवांटेज ले लिया था और यही वजह थी कि वो पहले ही अपर हैंड में था। इस बार के अपोनेंट पहले वाले टर्टल से ज्यादा ट्रिकी लग रहे हैं, नियान ने ज़ुएक्शाओ को सावधानी से रिमाइंड करते हुए कहा। वो जरूरी नहीं है, ब्लड टाइड ने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में जवाब दिया। अचानक उसके आसपास से लहू का दरिया बहने लगा, एक मैसिव रिवर ऑफ ब्लड जिसमें शामिल था दोंगहाई सिटी के लाखों सोल्जर्स और सिविलियंस का खून। जब एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ सामने हो, उसने कहा, तो हर रुकावट बेकार होती है। ये सब सिर्फ जीने के लिए तड़प रहे हैं, उनके लिए जीतना इंपॉर्टेंट नहीं था, वो बस अपने काम कर रहे थे जब तक ग्रैंड मार्शल अपने एनिमीज को खत्म कर रहा था। ज़ुएक्शाओ को जीत या हार से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसे पता था वो हारेगा नहीं। जब अंडरवर्ल्ड के गेट कीपर कोलिएशन के स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स को खत्म कर देंगे तो ये वॉर अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच जाएगा। न्यूटन और कनेरो बैटलफील्ड पर पहले ही पहुंच चुके थे
उन्होंने इस बैटल का सिमुलेशन पहले से प्रैक्टिस कर रखा था, इसीलिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं थी। कनेरो ने तुरंत बैक पोजीशन ली, जबकि न्यूटन फ्रंट लाइन पे खड़ा हो गया। दूर से एनिमी का सामना करते हुए न्यूटन ने अपने राइट हैंड में रखा साइंटिफिक हैंड कैनन एथिस्ट उठा लिया और दूर खड़े कनेरो अपनी स्नाइपर राइफल लेकर खड़ा था, फायर करने के लिए रेडी। दोनों का पहला टारगेट एक ही था, ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर नियान। एक 2-on-2 फाइट में स्ट्रैटेजी सिंपल थी, पहले कमजोर अपोनेंट को एलिमिनेट करो, फिर तुरंत एक 2-on-1 एडवांटेज हासिल करो। कनेरो की आंखें उसके स्पेशल स्किल वॉचर से लॉन्ग डिस्टेंस से बहुत अच्छे से देख सकती थी। वो बिल्डिंग्स के थ्रू भी देख सकता था और परफेक्ट एक्यूरेसी से टारगेट एम करता था। उसने धीरे से कहा, एवरीथिंग पेनिट्रेट्स। उसने सीधा नियान पर एम किया और ट्रिगर दबा दिया। एक स्पेशली डिजाइन बुलेट जो उसकी सुपरनैचुरल पावर से भरी हुई थी, वॉइड को चीरते हुए सीधा नियान की तरफ दौड़ गई। उसी पल न्यूटन ने अपना हैंड कैनन उठा लिया। उसके टैक्टिकल मार्क्स के ऑक्सिलरी एमिंग सिस्टम ने टारगेट को लॉक कर लिया। कनेरो की एबिलिटी अपोनेंट के डिफेंस को पेनिट्रेट कर सकती थी। चाहे सामने वाला कितना भी पावरफुल हो, उसका डिफेंस उसके शॉट के बाद अंदर से खाली हो जाता है। न्यूटन का हैंड कैनन प्योर एनर्जी इम्पैक्ट पर बेस्ड था, इसलिए उन दोनों का परफेक्ट कॉम्बो स्ट्रैटेजी यही था। पहले कनेरो डिफेंस तोड़ता, फिर न्यूटन एक ही स्ट्राइक में एनिमी को खत्म कर देगा। दोनों ने लगातार अटैक किया और उनका कंबाइंड स्ट्राइक इंस्टेंट नियान के सामने पहुंच गया। लेकिन तभी नियान की वो आंखें जो अब तक बंद थीं अचानक खुल गई। डजन्स ऑफ मीटर दूर ब्लड टाइड ने अपना हाथ उठाया और उसके इर्द गिर्द बह रहा ब्लड का दरिया तुरंत बदलकर एक ह्यूज ब्लड कलर्ड ऑर्ब बन गया, जो दोनों को अपने अंदर टाइटली रैप कर गया। कनेरो की ब्लैक बुलेट ने उस लाल ऑर्ब के सरफेस को हिट किया और उस पर एक बड़ी दरार पड़ गई। उसी सेकंड न्यूटन का एथिस्ट उस गैप को लॉक करके एनर्जी शॉट फायर करता है, एक एक्यूरेट ब्लास्ट सा। एक ही स्ट्राइक में ब्लड टाइड के डिफेंस में एक बड़ा होल फट गया। लेकिन न्यूटन और कनेरो के चेहरे पर खुशी टिकने से पहले ही वो ब्लड कलर्ड ऑर्ब जो लाखों लोगों के खून से बना था, अपने आप रिपेयर होने लगा। जितना बड़ा होल बना उतने तेजी से वो खुद हील कर गया। तब नियान ने अपने दोनों हाथ उठाए और उन्हें नीचे खड़ी सुजुआन सिटी की तरफ पॉइंट किया। जमीन जोरदार तरह से हिलने लगी। वो खाली शहर जिसमें अब पुरानी ह्यूमन सिविलाइजेशन के बड़े बड़े बिल्डिंग्स मौजूद थे, अचानक हिलने लगे। वो टॉल स्काई स्क्रेपर्स एक एक करके जमीन से उठकर आसमान में गए और फिर थॉट पावर के जोर से न्यूटन और कनेरो की तरफ गिरने लगे। डजन्स ऑफ बिल्डिंग्स जैसे बड़े खिलौने न्यूटन के ऊपर टूट पड़े, पर न्यूटन बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ। उसने अपना राइट हैंड उठाया और एथिस से निकलती गोल्डन लाइट ने हवा को चीर दिया। एक कैनन बॉल फायर हुआ और उसके अंदर भरी टेरिफाइंग एनर्जी ने सामने के पूरे बिल्डिंग को एक ही ब्लास्ट में टुकड़े टुकड़े कर दिया।